नमस्ते। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन। ओटाइटिस मतलब रिलेटेड टू द ईयर, मीडिया मतलब मिडिल। जब मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन होता है उसे ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन बोलते हैं। मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं है। जब इन्फेक्शन है उसे अक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जब इन्फ्लेमेशन है मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं है, बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, उसे ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन बोलते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले ईयर का ये स्ट्रक्चर देखिए। मिडिल ईयर, उसका नॉर्मल फंक्शन के लिए दो चीज़ ज़रूरत है। एक, उसमें छोटा सा 3 बोन्स होता है। वो 3 बोन नॉर्मल होना चाहिए और इंटैक्ट होना चाहिए। दूसरा, मिडिल ईयर में हवा रहना ज़रूरी है, एयर रहना ज़रूरी है। ये हवा आता कहाँ से है? नाक से। नाक के पीछे और कान के बीच में एक ट्यूब कनेक्ट करता है, उसको बुलाते हैं यूस्टेशन ट्यूब। जब ये यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो नाक से हवा कान में नहीं पहुंचता, और इसके वजह से, ब्लॉक के वजह से नेगेटिव प्रेशर इधर क्रिएट हो जाता है, और इधर नेगेटिव वजह के कारण वो पास वाला जो भी ब्लड वेसल्स है उधर से पानी चूस लेता है, और मिडिल ईयर में ग्लू जैसा पानी उधर भर जाता है मिडिल ईयर में। इसको बुलाते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन। आप ये यूस्टेशन ट्यूब बोल के ये वर्ड याद रखना, कि क्योंकि इस स्लाइड में, इस वीडियो शो में मैं यूस्टेशन ट्यूब बोल के बार बार दोहराते रहूँगा। तो यूस्टेशन ट्यूब क्यों बंद होता है? ये यूस्टेशन ट्यूब खुलता है नाक के पीछे से। अगर जो उधर एडिनॉइड्स बोल के टिश्यू बढ़ जाता है तो ये ब्लॉक होने का एक कारण बन गया। रिपीटेड इन्फेक्शन, जुकाम रिपीटेड आता है तो भी एक कारण है। सीवियर एलर्जी है, वो भी एक कारण है। ये कॉमन कारण से यूस्टेशन ट्यूब बंद हो गया तो ओटाइटिस विथ इफ्यूशन, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुरुलेंट फ्लूइड, पस नहीं है, बिहाइंड एन इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा नॉर्मल रहेगा, मतलब उसमें छेद नहीं रहेगा। अभी ये डिसीज़ जो है ये बच्चों में कॉमन है, 2 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। और कौन सा महीने में ज़्यादा रहता है? सर्दी के सीजन में ज़्यादा रहता है। तो इसका कॉमन इटियोलॉजी कॉज ये है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन के वजह से ये हो सकता है। तो पेशेंट के कंप्लेन क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया था, ये बच्चों में कॉमन है। तो कंप्लेन जो है माँ बताएगी, माँ बोलेगी कि जब भी मैं बुलाती हूँ तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, और टीवी के पास में खड़ के सुनता है, और स्कूल से ये कंप्लेन है कि वो ध्यान नहीं देता, जब भी कुछ भी है तो वो कंसंट्रेट भी नहीं करता। इसका सब कारण एक ही है कि उसको ठीक से सुना नहीं देता, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करता है। अभी एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जब बच्चे को देखते हैं, जब आप हमारे पास आएंगे तो हम छोटा सा कैमरा कान के अंदर डाल के आपको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। पहले आप नॉर्मल कान देखिए। ये हुआ आपका नॉर्मल कान का पिक्चर। ये कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड जमा होता है, जैसे आपको ये फ्लूइड लेवल दिखेगा, ये फ्लूइड लेवल, और एयर बबल्स भी दिखेगा। ये हुआ आपका कान का फाइंडिंग। जैसा मैं पहले बताया था, इसका कारण है यूस्टेशन ट्यूब का नाक का साइड का ओपनिंग में बंद है। क्यों? क्योंकि उधर एडेनॉइड्स बढ़ गया। तो नाक में कैमरा डाल के नाक के पीछे जो एडेनॉइड बढ़ा हुआ है वो देख सकते हैं। एक देख सकते हैं कि एडेनॉइड्स है कि नहीं, दूसरा देख सकते हैं कि ये एडेनॉइड्स बढ़ के कितना बड़ा हुआ, क्या ये कंप्लीटली नेसल ब्लॉक कर दिया, नेसोफैरिंग्स को, ये एरिया को बुलाते हैं नेसोफैरिंग्स, वो कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है कि नहीं।
तो ये हुआ नेसल एंडोस्कोपी। अभी क्या क्या टेस्ट करना चाहिए? तो प्रॉब्लम कान का है तो 2 कान का टेस्ट चाहिए, एक हियरिंग टेस्ट, एक प्रेशर का टेस्ट। हियरिंग टेस्ट बच्चा का एज जो है 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए ये करने के लिए। तो ज़्यादा देर फ्री फील्ड ऑडियोग्राम बोल के हम वो करते हैं अगर जो बच्चा का उम्र 5 साल से कम हो, तो इसमें पता चलेगा कितना हियरिंग लॉस है। और दूसरा वाला टेस्ट हुआ टिम्पैनोमेट्री, वो बताएगा कान का प्रेशर कितना है। और क्या टेस्ट चाहिए? हमें एक्सरे चाहिए ये देखने के लिए कि एडेनॉइड्स नाक के पीछे जो गोश्त बढ़ा हुआ है वो है कि नहीं, वो कितना बंद कर रहा है। इसलिए एक्सरे पोस्ट नेसल स्पेस, और कुछ भी इन्फेक्शन साइनस से आ रहा है कि नहीं, इसलिए एक्सरे साइनसेस। तो पहले हम देखेंगे कान का टेस्ट का रिपोर्ट। ये कान का हियरिंग टेस्ट, ये हुआ टिम्पैनोमेट्री। ये है नॉर्मल, ये है अबनॉर्मल। ये नॉर्मल दोनों लाइन मिलके जा रहा है, अबनॉर्मल दोनों लाइन में गैप है। नॉर्मल में ये ऐसा माउंटेन जैसा पीक बना हुआ है, ए वर्ड जैसा, और एबनॉर्मल में फ्लैट एक लाइन दिख रहा है। अभी एक्सरे पोस्ट नेसल स्पेस, ये नॉर्मल एक्सरे है। ये एक्सरे में एडेनॉइड बढ़ा हुआ हाइपरट्रॉफीड है। नॉर्मल एक्सरे में ये काला जो दिख रहा है वो हवा है, वो सेम कैलिबर एक ही थिकनेस में ऊपर तक जाता रहेगा। अब अबनॉर्मल एक्सरे में देखिए, वो जो ब्लैक है वो उसका साइज कम होता जाएगा और इधर एक बल्ज जैसा रहेगा। ये जो बल्ज है ये हुआ आपका एडेनॉइड, मतलब इसमें एडेनॉइड बड़ा हो गया है, हाइपरट्रॉफीड है। और एक्सरे साइनस निकालेंगे, उसमें इन्फेक्शन दिख सकता है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है नेसल स्प्रे, स्टीरॉयड नेसल स्प्रे। अगर जो ये अर्ली स्टेज है तो स्टीरॉयड नेसल स्प्रे और 1-2 ट्रीटमेंट के साथ 3 महीने के अंदर हम ठीक कर सकते हैं। ये स्टीरॉयड नेसल स्प्रे जो है 12 साल की उम्र के नीचे दिन में 1 बार, समझो रात में 1 बार ले सकते हैं। उसका तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ नेसल स्प्रे। तो नेसल स्प्रे जो है अगर जो लेफ्ट नोस्ट्रिल में डालना है तो ये नोजल जो है उसका डायरेक्शन जो है आंख का आउटर, इसको बुलाते हैं आउटर कैंदस, आउटर कैंदस का डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसा। तो डालने के पहले अच्छा सा शेक करना, नोजल अंदर रखना और उसको ये डायरेक्शन में प्रेस करना। इसी तरह लेफ्ट में डालेंगे तो ये डायरेक्शन में नोजल ये आउटर कैंदस के डायरेक्शन में डालना चाहिए। ज़्यादा देर ये मिस्टेक होता है कि क्या करते हैं कि ऐसा पकड़ के इसको डायरेक्ट सीधा डालते हैं, ये समझ के कि नाक ऐसा सीधा है, ऐसा सीधा जाना चाहिए, बट हमें उसका इफेक्ट चाहिए साइड में, तो उसका इफेक्ट साइड में होना चाहिए। तो इसलिए हम ये डायरेक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं। तो डेली 1 बार रात में ऐसा 3 महीने, और शायद ज़्यादा भी चाहिए, जैसा आपका डॉक्टर आपको समझा, ENT डॉक्टर जो है आपका, वो आपको समझाएगा कितना दिन चाहिए बोल के। तो ये स्प्रे शुरू करके उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज चाहिए, मतलब बच्चों को बैलून डेली ब्लो करने के लिए बोलना, एक टाइम में 10-15 बार ऐसा सुबह में और शाम में करने के लिए बोलना। और एक थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, जैसे बैलून मुंह से ब्लो करते हैं, बच्चे को बोलना कि नाक का एक साइड से ब्लो करने के लिए, दूसरा साइड बंद रहेगा और मुंह बंद रहेगा। ये मुश्किल है करने के लिए, बट ये ट्राई भी किया तो ये यूस्टेशन ट्यूब खुल जाएगा, सिर्फ ट्राई करने से भी खुल सकता है। और मार्केट में, फार्मेसी में ऑटोवेंट बोल के एक प्रिपरेशन मिलेगा, वो सिर्फ उसमें ऐसा बैलून अटैचमेंट है, वो मेनली नाक से ब्लो करने के लिए अवेलेबल है। ये भी कर सकते हैं, सुबह में 10 बार और शाम में 10 बार, ऐसा 3 महीने के लिए करना चाहिए। बच्चे की उम्र अगर जो 5 साल से ज़्यादा है, हम च्युइंग गम यूज़ करने के लिए इनक्रेज कर सकते हैं, बट उसको उतारना मत, स्पिट करना चाहिए। वो च्युइंग गम में साइलिटॉल बोल के एक इंग्रेडिएंट है, वो ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर जो
बच्चे को ज़्यादा एलर्जी है, नेसल एलर्जी सिवियर है, तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन मिलेगा, एंटीहिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स का कॉम्बिनेशन टैबलेट मिलेगा। वो टैबलेट जो है पानी में घुला सकते हैं, वो पानी को पीने के लिए बोल सकते हैं। वो डेली चाहिए, 2-3 महीने के लिए चाहिए। ये हुआ एक सेट ट्रीटमेंट। बहुत सारा ट्रीटमेंट दूसरा भी है, बट वो सब कंट्रोवर्सी है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर एक कोर्स एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, चलेगा। तो ये हुआ आपका मेन ट्रीटमेंट। तो नेसल स्प्रे और ये ट्रीटमेंट चलेगा 3 महीने के लिए, और हर महीने आपको आके कान का 2 टेस्ट रिपीट करना चाहिए। अगर जो 3 महीने में ये नॉर्मल हो गया तो 1-2 महीने तक स्प्रे और ये ट्रीटमेंट लेके स्टॉप कर सकते हैं। इसका सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली 70% है। 70% बच्चों में ये नॉर्मल हो सकता है। अगर जो ये नाक के पीछे गोश्त जो है बड़ा है और कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है और बार बार इन्फेक्शन आ रहा है और ये ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो वेटिंग पीरियड 3 महीने का, एडिनॉइड उतना बड़ा नहीं है तो एक इंडिकेशन है 3 महीने के बाद कान का टेस्ट ये बता रहा है कि हियरिंग लॉस है, और प्रेशर टेस्ट में ये बता रहा है कि प्रेशर बिल्टअप नहीं कर सकती और टाइप बी का जैसा एक लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा मैंने बताया था। तो 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट निकला तो ऑपरेशन करना चाहिए। तो ऑपरेशन क्या करना है, दोनों कान में पर्दा में छोटा सा छेद करना है और एक ट्यूब डालना, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और साथ में अगर जो नाक के पीछे गोश्त बड़ा हुआ है कि हाइपरट्रॉफीड हो गया तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसका नाम हुआ बायलैटरल मायरिंगोटोमी विद ग्रोमेट इंसर्शन विथ और विदाउट एडिनोइडेक्टमी। ठीक है, अभी समझो ऑपरेशन ट्यूसडे के दिन है और मंडे एडमिशन है। मंडे के दिन सुबह में आप एडमिट हो जाए और सबसे पहले आपका हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंटेड पेपर्स में, मेडिको लीगल पेपर में, कंसर्न पेपर में साइन लिया जाएगा। उसमें ये लिखा है कि हम क्या ऑपरेशन करने वाले हैं और उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ये सब पढ़ के आपको साइन करना है और आपका नाम लिखना है और डेट डालना है, और वो जो ऑपरेट करने वाला डॉक्टर है वो भी उसमें साइन करेगा। तो एक बार कंसर्न हो गया तो आपको ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वो सब करेंगे। तो ये सब रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 घंटा और नहीं तो 1.5 आवर्स लग जाएगा। ये रिपोर्ट्स के साथ आपको पीडियाट्रिशियन, बच्चों को डॉक्टर को मिलना है। बच्चे पीडियाट्रिशियन जो है वो देख के बच्चों को एग्जामिन करके एक सर्जरी का फिटनेस देगा। वो फिटनेस के साथ आपको बेहोश करने वाला डॉक्टर जो एनेस्थेटिस्ट है उससे मिलना चाहिए। तो एनेस्थेटिस्ट से मिलेंगे तो वो एग्जामिन करके बच्चा फिट फॉर एनेस्थेशिया के नहीं बताएगा। तो मंडे के दिन सुबह में एडमिट हो गए, शाम तक आपका वर्कअप सब हो गया और रात में डिनर खा के 8 बजे तक डिनर खा के बच्चा सो जाएगा। रात में 12 बजे के बाद खाने के लिए पीने के लिए कुछ मत देना। तो मंडे के दिन हो गया। ट्यूसडे के दिन सुबह में ऑपरेशन है। सुबह में ओटी ड्रेस चेंज हो गया और बच्चे को ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं। ऑपरेशन के लिए तकरीबन ऑपरेशन के लिए तकरीबन 1 घंटा लगता है, बट एनेस्थेटिस्ट को कुछ टाइम चाहिए और स्टाफ नर्स को कुछ टाइम चाहिए, तो सब मिला के 2 घंटा लगा लो। तो अपने रूम से बच्चे जब ऑपरेशन थिएटर के लिए निकलेगा, सपोज समझो 9 बजे, तो ऑपरेशन सब खत्म होके तकरीबन 11 बजे तक वो वापस रूम पहुंच जाएगा। ऑपरेशन क्या है? बायलैटरल मायरिंगोटोमी विथ ग्रोमेट इंसर्शन विथ और विदाउट एडिनोइडेक्टमी। हम सिर्फ बायलैटरल मायरिंगोटोमी और ग्रोमेट इंसर्शन देखेंगे। तो ये हुआ कान का पर्दा, उसमें एक छेद बनाएंगे और अंदर जो भी फ्लूइड है, पानी है, वो जैसा ग्लू जैसा रहेगा, उसको सक्शन करके निकालेंगे और छोटा सा ट्यूब, उसको हम ग्रोमेट बोलते हैं, उसको बिठाएंगे और ठीक से बिठा के उस इधर भी थोड़ा सक्शन करके क्लीन कर देंगे।
ऐसा एक बार बैठ गया तो कान के मिडिल ईयर में, कान के अंदर हवा नाक से नहीं, डायरेक्टली इधर से पहुंचेगा हवा। पहले नाक के पीछे से पहुंचता था, अभी ग्रोमेट हटने के बाद इधर से पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद बच्चा जब रूम पहुंचेगा तो इरिटेबल स्टेज में रहेगा, थोड़ा रोता रहेगा। नेक्स्ट 4 घंटे तक उसको खाने पीने कुछ मत देना, उसको सुलाने के लिए ट्राई करो। ठीक है, तो ये 4 घंटे में स्टाफ नर्स और सिस्टर जो है वो आके, ड्रिप चलता रहेगा, वो आके आपका बच्चे का टेम्परेचर और पल्स देख के जाएगी। 4 घंटे के बाद पहले पानी देना है। अगर जो 10-15 मिनट तक कुछ वॉमिटिंग नहीं हुआ तो बाकी जो है दे सकते हैं, आइसक्रीम है, पुडिंग है, योगर्ट है। ट्यूसडे के दिन कंप्लीटली फ्लूइड डाइट देना चाहिए, लिक्विड डाइट देना चाहिए। ठीक है, तो वो हुआ ऑपरेशन। उसके बाद उसी दिन आपको चाहिए तो घर जा सकते हैं, नहीं तो शायद बुधवार नेक्स्ट डे घर जाएंगे। डिस्चार्ज के टाइम में आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर और नेसल ड्रॉप्स मिलेगा, तो वो उसी दिन ऑपरेशन के बाद शुरू कर लेंगे। ऑपरेशन के बाद कान से थिक पानी जैसा निकलने का चांस है। पहले ऑपरेशन, इमीडिएट ऑपरेशन के टाइम में थोड़ा खून निकलेगा, उसके बाद पानी जैसा निकलने का चांस है। सिर्फ आप बाहर से क्लीन करना, अंदर कान के अंदर कुछ मत डालना। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर खुद बोलेगा कि कान के ड्रॉप्स डालो, ऐसा है तो 3 ड्रॉप करके 3 दिन नहीं तो 5 दिन तक, जैसा आपका डॉक्टर बताया तब तक डाल सकते हैं। डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। आपका जैसे डॉक्टर जैसा बताएगा उसको फॉलो करना, वो एडवाइस फॉलो करना चाहिए। और घर जाने के बाद क्या क्या एडवाइस है? एक है मेन एडवाइस जो है, मेन पॉइंट जो है ये है कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए। इसलिए जब भी स्नान करते हैं तो कान में जो ऑपरेशन करें, दोनों कान मिला के ऑपरेशन करते हैं ना, तो दोनों कान में कॉटन रखना चाहिए और बाहर वैसलीन डालना चाहिए। नहाने स्नान करने के बाद, सोप ड्राई होने के बाद ये दोनों कॉटन निकाल दो। एक ये स्विमिंग अवॉइड करना है। और अगर जो कुछ इन्फेक्शन, नाक बंद हो या ज़ुकाम हो गया तो इमीडिएटली पास वाला कोई भी डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट ले लेना, क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ से स्प्रेड होके कान में आ गया तो कान से पस निकल सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो ग्रोमेट ट्यूब रखे हैं वो तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक रहता है कान में, और ऑटोमेटिक वो उसके बाद निकाल देते हैं। डॉक्टर का निकालने का रोल नहीं रहता, तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। वो छोटा सा रहता है उसका साइज़ जो है। तो 1 साल तक ये प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है। और डॉक्टर का 1 साल के अंदर जब भी ये निकलेगा तो कान में कैमरा डाल के आपको बताया कि कान का पर्दा ठीक हो गया, एक ग्रोमेट निकल गया। तो हियरिंग टेस्ट करके ये भी बताएगा कि हियरिंग अभी बैक टू नॉर्मल हो गया बोल के ये भी बताएगा। तो ये कंडीशन जो है ये कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर जो बच्चा की उम्र जो है 2 साल के नीचे है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो वो टेक्निक शायद गलत है। तो माँ को ये समझना चाहिए, तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग करना है और बच्चे के सर जो है ऊपर होना चाहिए। एक और फीडिंग करने के बाद बर्बिंग कंपलसरी है, खांदा में डाल के पीछे टैप करेंगे तो बर्बिंग साउंड निकलेगा, उसके बाद ही बच्चे को सुलाना। वो हुआ एक। सेकंड है कि बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो वो च्युइंगम ले रहा है तो दैट इज़ गुड, लेने दो, बट ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि उसका दांत खराब हो सकता है। अभी लेटेस्ट च्युइंगम में साइलिटॉल बोल के आ रहा है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव फॉर द डेंटिशन ऑल्सो, ऐसा भी निकल रहा है। तो वो जो है न्यू प्रोडक्ट वो ले सकते हैं। तीसरा है कि घर में अगर जो कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, वो स्मोकिंग के इफेक्ट जो स्मोक कर रहा है उसको हो सकता है, उसको एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं। वो जो बच्चा और जो भी फैमिली में है वो सुन के उनको इफेक्ट है, उसको पैसिव स्मोकिंग हो रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी ये डिसीज़ हो सकता है। लास्ट 2 जो पॉइंट है, अगर जो बच्चे को सीवियर एलर्जी है और एसिडिटी है
रिफ्लेक्स है, ये दो भी ट्रीट करना मस्ट है, क्योंकि ये दो कॉज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हुआ ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। नमस्ते।